हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जिसको तकरीबन हर साल हम डिस्कस करते हैं जब कराची के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, मगर इस दफ़े तो इस्लामाबाद इस सूरत हाल का शिकार रहा। आज सुबह इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 3 घंटे शदीद बारिश हुई और इसकी वजह से इस्लामाबाद का जो सेक्टर है E11 उसके अंदर एक अर्बन फ्लडिंग जो जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में, उसकी सी सूरत हाल पैदा हो गई। ना सिर्फ घरों का बहुत नुकसान हुआ बल्कि 2 कीमती जानें भी जो थी वो ज़ाया हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक E11-2 के अंदर एक मकान की जो बेसमेंट थी उसके अंदर पानी भर गया, जिसकी वजह से खातून और उनका जो बेटा था वो जा बहक हो गए। दूसरी तरफ E11 का जो बरसाती नाला था वो भी ओवरफ्लो हुआ, जिसकी वजह से घरों के अंदर पानी और मार्केट्स के अंदर जो था वो पानी दाखिल हो गया और कई गाड़ियां जो थीं वो सैलाबी रेले में बह गईं। बाद में उनको बहुत बुरी हालत में गोलड़ा के करीब जो बरसाती नाले से क्रेन के ज़रिए निकाला गया। ये मनाजिर आज सारा दिन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाई दिए। जो तूफ़ानी बारिश हुई है और उसके जो नुकसानात हुए हैं उसकी वजह से जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट था, यानी कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि इसके सामने कोई भी शहर है या उसकी जो प्लानिंग है वो शायद उसको विदस्टैंड ना कर पाए। मगर जो महकमा मौसमियात है वो इसको सिर्फ मानसून की बारिश ही करार दे रहा है। आज की जो बारिश है इस्लामाबाद ने की अर्बन प्लानिंग, इसकी डेवलपमेंट के हवाले से इसने बहुत से सवाल उठा दिए हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है उन्होंने ये कहा कि जो बरसाती नाला है उसके ऊपर तजावज़ात की वजह से ये मसला पैदा हुआ है। साथ में ये भी बात की जा रही है कि जो सेक्टर E11 है ये CDA का फॉर्मल सेक्टर नहीं है। यहाँ जो ज़ाती हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है और मसला इस वजह से है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नवीद इफ्तिखार साहब, अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान खालिद साहब, ये डायरेक्टर हैं गवर्नेंस एंड पॉलिसी WWF। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी नवीद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर ऑब्वियसली आपने भी सारा दिन ये मनाजिर देखे होंगे जो सूरत हाल रही है, आप इसको सर किस तरह देख रहे हैं? वही कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि इसके सामने किसी भी शहर की जो भी प्लानिंग है या कंस्ट्रक्शन है वो इसको विदस्टैंड नहीं कर सकती थी, या कहीं गलतियां हम इंसानों से भी हुई हैं जिसका आज नतीजा हमने देखा? जी थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि ये सरासर जो है वो हमारी अपनी इंतज़ामी नाअहली है जो हमें आज E11 में देखने को मिला है। और मैं ये अक्सर बात कहता रहता हूँ कि जिस तरह से हम इस्लामाबाद में डेवलपमेंट का पैटर्न चल रहा है, जो हमारा फोकस चल रहा है उसके अंदर दिस इज़ इनएविटेबल। तो हमारी जो है ये डेवलपमेंट जो है वो अर्बन डेवलपमेंट जो है उसके रॉन्ग मॉडल का नतीजा है। और उसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जब हम नेचर को जो है वो चैलेंज करते हैं, नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर नेचर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती है। ये वो सारे नदी नाले दरिया हैं जो मारगल्ला से निकलते हैं, पानी ले के नीचे तक जो है वो जाते हैं, और ओवर द टाइम जो है वो हमारा फोकस इस पे नहीं रहा कि हम इन सारे बरसाती जो स्ट्रीम्स हैं इन नालों को साफ रखें, इन जो वाटर स्ट्रीम्स हैं इनके अंदर कचरा नहीं फेंकें। तो हम एक तो इनके अंदर सारा कचरा फेंकते हैं, दूसरा इसके ऊपर इनका हम रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं पर जो है वो इस तरह से होते हैं कि वो खुले नाले थे उनकी जगह को तंग कर दिया जाता है, उसके अराउंड कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, कहीं पर सड़क बना दी जाती है। तो ये वो सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारा जो है वो CDA का जो डेवलपमेंट पैटर्न है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी फोकस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप CDA की वेबसाइट पे जाएं और दुनिया में आप किसी शहर में जाएं, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर दुनिया की एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रही है। अगर आप CDA की वेबसाइट पे जाएं, यू वोंट फाइंड एनी फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ इस्लामाबाद।
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे रॉन्ग डेवलपमेंट मॉडल का बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज है। सर विल जस्ट कम बैक टू दैट, डॉक्टर इमरान खालिद को भी गुफ्तगू में शामिल कर ले। डॉक्टर साहब, नवीद साहब ने ऑब्वियसली एक लार्जर इशू सस्टेनेबिलिटी की बात की, पर सर जो इस तरह की भी तनकीद हो रही है कि शायद अगर E11 में ये बुरी सूरत हाल रही है तो वहाँ की जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने इस सेक्टर को ज़्यादा बुरे तरीके से मैनेज किया है या प्लान किया है, क्योंकि बाकी जो CDA के सेक्टर्स हैं उनमें इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी गई। क्या आपके ख्याल में ये भी एक वजह हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। नवीद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि हमारे यहाँ किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दरपेश हैं, और हम लोग जब बात करते हैं इस वक्त अर्बन एरियाज़ में फ्लडिंग की, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम नहीं है जो कि सिर्फ इस्लामाबाद को दरपेश हो या कराची को हो। इनफैक्ट रावलपिंडी विच इज़ राइट नेक्स्ट टू इस्लामाबाद, वहाँ पे भी फ्लड के एपिसोड्स आए हैं। अच्छा, अब हमें डिस्कस ये करने की ज़रूरत है कि वो क्यों आ रहे हैं। जो लई है, लई दरिया है, मेरे दोस्त डॉक्टर दानिश मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये दरिया है, इसको प्लीज़ नल्ला ना कहिए। इस दरिया की एक रूट्स हैं जो कि मरगला हिल से शुरू होती हैं और इस्लामाबाद के शहर से गुजर के ये रावलपिंडी में आता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है इन द पास्ट। सो इवन दो इस्लामाबाद में नहीं हुई उस तरीके की, लेकिन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जो ये अभी बारिशें हुई, ये भी कोई इतनी ज़्यादा अनहोनी बात नहीं है, मानसून का सीज़न है, बारिशों ने होना है। लेकिन जो चीज़ नज़र आई जब मैं आज सुबह खुद गया वहाँ पर देखने के लिए, तो वो ये था कि जो ड्रेनेज एरिया है, जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं, उनके ऊपर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर दी गई, घर कंस्ट्रक्ट कर दिए गए, उसका रुख मोड़ा गया। और यहाँ पर अगर आप जाएँ तो आपको सिर्फ वो एक नाला या ड्रेन नहीं मिलेगा, एक नेचुरल स्ट्रीम नहीं मिलेगी, यहाँ पे कहीं है जो वहाँ पे आती हैं। जब हमने वहाँ पे उस पर डेवलपमेंट की तो वो उसकी वजह से वो रीज़न बन गया जहाँ पे वो फ्लडिंग हो रही है। तो ये चीज़ हमें ना सिर्फ E11 में नज़र आती है, लेकिन ये इस्लामाबाद के बाकी इलाकों में भी आती है। हाँ, शायद उसमें उस तरीके से ना हो, लेकिन ये जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो वाकई इफेक्ट कर रहा है ड्रेनेज पैटर्न्स को। अब हम लोग बात तो इस वक्त इस एरिया की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा व्हाट्सएप की वीडियोस पे कि कुछ गाड़ियां थी और लोग इफेक्ट हुए, बट दिस इज़ एन एलीट एरिया। यहाँ पे घर जो हैं करोड़ों के होते हैं। जो गरीब इलाके हैं इस्लामाबाद के, फ्रेंच कॉलोनी जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी फ्लडिंग हुई, वहाँ पे भी लोग बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। उस पर हम बात नहीं कर रहे, और वो हर साल इसी तरह मुतासर होते हैं। लई के साथ साथ पिंडी में ढोखसू का इलाका मुतासर होता है। इन इलाकों पे हमें बात करने की ज़रूरत है, और जब हम इन इलाकों पे बात करना शुरू करेंगे तो हम प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे, डेवलपमेंट पे करेंगे, और फिर हम लोग एक तरह से आइडिया लेंगे कि अब हमने क्या करना है। फोकसिंग ऑन CDA राइट नाउ, और वो क्या कर रहा है, वो परहैप्स दैट इज नॉट द हेड। ऑल्दो CDA के ऊपर अगर हम तनकीद करें तो वो वाकई बहुत ज़्यादा तनकीद है, लेकिन दैट विल सर्व अस नो पर्पस। इस वक्त जो फोकस हमारा होना चाहिए वो हमारी डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो नवीद साहब, अगर आप दोनों ये रहे कि मसला जो है वो हमारी डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी का है, तो सर अब बताएं कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अब कंस्ट्रक्शन जो हो गई है, क्या आगे इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है? जो शहर फैलता चला जा रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है, या जैसे कराची के अंदर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है और बहुत बात भी हो रही है कि जो तजावज़ात हैं वो अगर बन गए हैं उनको ख़त्म करो तो मसला होता है और ना करो तो मसला होता है। सो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखें जी, इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने इनइक्वालिटीज़ का इशू रेस किया है कि वो पहले ही उन्होंने बताया है कि जब भी अभी 11 में आया है तो ये ज़्यादा इशू बना है। जब इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो हैं वो ऐसे फ्लडिंग से जो है उनके जो है वो घर तबाह होते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा बात नहीं होती। अगेन मैं ये कहूँगा, ये जो तजावज़ात का इशू कराची में भी अभी होने जा रहा है, और जिस तरह से गुज्जर नाला और ये सारा स्टार्ट होया हुआ है, उसके अंदर ये होता है कि तजावज़ात के नाम के ऊपर फिर हर गरीब का मकान गिराया जाता है। हर अमीर का रास्ते में आने वाला बड़ा शॉपिंग प्लाजा, बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बच जाती है। जहाँ पर कराची के भी नाले जो हैं वो बिल्कुल एंड पे जाके, जहाँ समंदर के अंदर उन्होंने गिरना था वहाँ से रोके गए हैं, उसको नहीं छेड़ा गया, और पीछे गुज्जर नाला में जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं उनको हटाया जा रहा है। तो मैं ये अगेन कहूँगा कि इसके अंदर इनइक्वालिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, और उसी इनइक्वालिटी के ऊपर बिल्डअप करते हुए
डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री की बात और सीडीए जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। और अगर आप ये देखें कि सीडीए का एनुअल बजट क्या है और वो कहाँ पर खर्च हो रहा है, ठीक है, इस वक्त क्या वो शहर की रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए खर्च हो रहा है, या वो बजट सिर्फ और सिर्फ उसकी सस्टेनेबिलिटी को मजीद खराब करने पे खर्च हो रहा है। तो ये जो अभी हुआ है इसके और भी, जो ये सिर्फ फ्लडिंग की बात नहीं है, हम अगर इस्लामाबाद के अंदर एयर क्वालिटी देखें तो हमारे यहाँ ये जो कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके नतीजे में आगे चल के हमारी एयर क्वालिटी भी बहुत खराब होगी। और इसके अलावा भी अभी डॉक्टर इमरान साहब इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉइंट रेज करते रहे हैं। रिसेंटली सीडीए ने कुछ ये जो स्ट्रीम्स थी इनके अंदर पत्थर लगा दिए। तो ये देखें ये इतनी एंटायर जो है वो नेचर किस्म की प्रैक्टिस थी कि आप एक वो जमीन जहाँ से पानी सीपेज होता है वो एब्जॉर्ब करती हैं, उसकी बजाय जो है वो आप एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अच्छा आगे कैसे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए जरूरी ये नहीं है कि सीडीए कुछ भी प्लान बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे। मैं ये कहूंगा कि आगे बढ़ने के लिए एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए। इस्लामाबाद के अंदर सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, अर्बन प्लानिंग के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनके साथ मिलके एक लाएअमल बनाना होगा। लेकिन उस वक्त सीडीए एंगेज नहीं करती इन सारे लोगों के साथ। बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ नाज़रीन हम लेंगे सब ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें जो आज इस्लामाबाद के अंदर बारिश के बाद सूरत हाल रही, और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद इफ्तिखार साहब और डॉक्टर इमरान खालिद साहब। जी डॉक्टर साहब, अगेन कमिंग बैक टू दैट कि अब आगे क्या करना है इस वक्त, कंस्ट्रक्शन जो हो गई है, क्या आगे अब सिर्फ यही कर सकती है इंतज़ामिया और हुकूमत के ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने से रोके, या जो अब सूरत हाल है चाहे वो E11 है या कोई और इलाका है इस्लामाबाद का, वहाँ अब क्या करें? बिकॉज बारिश तो अगले साल भी होगी, उससे अगले साल भी होगी। वो अब करना क्या है ताकि कराची जैसी सूरत हाल ना पैदा हो? सर जी, इसमें देखें, अब जो कुछ हो गया यहाँ पर उसको वापस नहीं लेके आया जा सकता। ये एरियाज अब इस हद तक डेवलप हो चुके हैं, कोट एंड कोट डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे इतना कंक्रीट और ब्रिकवर्क हो चुका है कि अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आइडियली तो ये होता कि जो नेचुरल स्ट्रीम्स हैं उनको उसी तरह रखा जाता वहाँ पे और उसके इर्द गिर्द काम किया जाता। पानी एक बहुत पावरफुल चीज़ है, बट वी आर प्लेइंग विद इट एंड वी आर प्लेइंग विद नेचर, उसका ये रिजल्ट है। अब आगे जाके हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो एरियाज जहाँ पर अभी डेवलपमेंट होनी है वहाँ पे क्या करेंगे। और सीडीए की अगर बेशक कहे सीडीए कि ये हमारे इलाके में नहीं आता, ये किसी हाउसिंग स्टेट का है, लेकिन ये है तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान का दारुल खुलाफा, जहाँ पर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, तो क्या ये एजेंसीज आपस में बात नहीं करती? परमिशन किसने दी? जो मैकेनिज्म्स है, वी हैव टू गो राइट टू द टॉप। सो उसमें सीडीए भी इन्वॉल्व होगा, या हाउसिंग अथॉरिटीज़ वाले भी होंगे, डिसीजन मेकिंग किस तरह हो रही है, इन पे बात करनी पड़ेगी। और नवीद साहब ने पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस की बात की। देखिए उसका, जब हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात करते हैं तो ये एक थ्योरेटिकल बात नहीं है। आपस में एक टेलीफोन उठाकर एक एजेंसी का दूसरी एजेंसी से बात करना पार्टिसिपेटरी कहलाता है। क्या रावलपिंडी में वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी सीडीए के वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट से लिंक है? कितनी बातचीत हो रही है? फॉर एग्जांपल इसी तरह कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कितनी आपस में डिस्कशन हो रही है? दीज थिंग्स आर मिसिंग। सेकेंडली, सिविल सोसाइटी का क्या रोल? इस वक्त इस्लामाबाद में मास्टर प्लानिंग के ऊपर बात हो रही है, नया मास्टर प्लान दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें सिविल सोसाइटी की इनपुट नहीं है, ऐसे लोगों की जो कि इससे इफेक्ट हो रहे हैं। दिस वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ वेस्ट बिल्कुल सही जी नवीद साहब। सर डॉक्टर साहब ने जो बात की पार्टिसिपेटरी की कि आपस में सबको गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, पर सर ये गुफ्तगू क्या पहले सबसे पहले इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए कि सीडीए या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ किसी भी शहर के अंदर है पाकिस्तान की, पहले वो भी तो सोचे कि एक शहर को शहर बनाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ तो लगता है कि सारी बहस ही इस चीज़ पे है कि कितनी सड़कें बननी हैं या कितने फ्लाईओवर्स बनने हैं।
जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक्चुअली अच्छा हमें ज़रा फोकस जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो इस वक़्त फोकस जो है वो सड़कें बनाने, अंडरपासेस बनाने, ब्रिजेस बनाने पे है, तो उससे ज़रा फोकस जब हटाएँगे, तो हम लोगों के बारे में सोचेंगे, लोगों की ज़िंदगियों के बारे में सोचेंगे और ऐसी जो है वो कैलेमिटीज़ के बारे में सोचेंगे। तो पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो तो उस पे बात काफ़ी हो चुकी है। मैं सिर्फ़ 2 बातें हाइलाइट करना चाहूँगा कि एक तो जैसे इन्होंने कहा है कि नई कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही है, और मैं आपको बताता चलूँ कि नई कंस्ट्रक्शन सिर्फ इन एरियाज़ में नहीं हो रहे। अगर आप इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स में देखें, एयरपोर्ट की साइड पे देखें, मरी एक्सप्रेसवे वाली साइड पे देखें, तो पूरे-पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं और वहाँ पर भी जो-जो नाले और बरसाती जो स्ट्रीम्स थी उनको रोका जा रहा है कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द भी ये सारी डेवलपमेंट इसी तरह पैटर्न चल रहा है, तो वहाँ उन पे जगहों पे अभी भी रोका जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशू है और ये पाकिस्तान के हर बड़े शहर का भी इशू है, वो वेस्ट मैनेजमेंट है। अगर आज आप देखें तो जितने भी ये पानी और फ्लड आया, उसमें गलियों के अंदर बेशुमार जो है वो कचरा नज़र आया और ये सारा वो कचरा था जो हम खुद सब जी लोगों ने फेंका बिल्कुल। हुआ है। इसको हम जो है वो क्लाउड बस्ट का नाम दे के जो है वो छुपा नहीं सकते अपनी नाअहली हम। एज़ ए सिविल सोसाइटी भी वी आर रिस्पांसिबल, एज़ ए गवर्नेंस इनएफिशिएंसी वी आल्सो नीड टू कंसिडर इट रिस्पॉन्सिबल। सो वेस्ट मैनेजमेंट में होता क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट में अभी भी इस्लामाबाद में कुछ साइंटिफिक बेसिस पे लैंडफिल साइट नहीं बनी हुई। ये होता है कि एक जगह से वेस्ट उठा के अगर उठाया भी जाए तो दूसरी जगह डंप कर दिया जाता है। प्लास्टिक का जो है वो बैन लगाया गया, वो सही तरह से एनफोर्स नहीं हो पा रहा। सो लैंडफिल साइट्स जो हैं वो अच्छी ना होने की वजह से भी हम वेस्ट जो है, और उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती वेस्ट की, इस्लामाबाद के अंदर भी, बाकी शहरों के अंदर भी। अच्छा, बड़े सस्ते और बड़े अफोर्डेबल जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के मॉडल हैं। एक इस्लामाबाद के अंदर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर अख्तर मीर मेमोरियल ट्रस्ट, उन्होंने पिंडी में ये मॉडल इंप्लीमेंट किया है, G11 में इंप्लीमेंट किया है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो दे गो फॉर एक्सपेंसिव मॉडल्स और ज्यादा अथॉरिटेटिव मॉडल्स की तरफ जाते हैं, पार्टिसिपेटरी मॉडल्स की तरफ नहीं जाते कि आप लोकल एंटरप्रेन्योर्स कैसे पैदा करें। तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि हमें ये गवर्नमेंट जो है खुद हर चीज को जो कंट्रोल करती है, उसकी बजाय हम कितने छोटे छोटे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें जो छोटे छोटे नेबरहुड्स की वेस्ट को मैनेजमेंट कर रहे हों, जिनको आउटसोर्स वहां से उठा रहे हों वेस्ट, उसको रिसाइकल कर रहे हों, उसका कंपोस्ट बना रहे हों। सो ये वो सारे एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमने आगे वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है। जो कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस हैं उनको सस्टेनेबल कैसे बनाना है। और थर्ड एस्पेक्ट ये है कि जहां जहां भी हमने यहाँ नदी नालों को रोका हुआ है, इन दरियाओं का रास्ता रोका हुआ है, जहां मैक्सिमम हम वो रास्ता जो है उसको जो है वो बेहतर बना सकते हैं, वो बेहतर बनाना चाहिए। कई जगह पे ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी भी ये पॉसिबल है। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड फोकस होना चाहिए। वो सड़कों से हट के जब फोकस सस्टेनेबिलिटी पे आएगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे साथ गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसकी सियासत की, जो बयानिया है और बयानिए की सियासत, और उस पर जो सवालात उठते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ लीग की सीनियर क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए थे उसके अंदर भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को 6 नशिस्तें मिली हैं तो इसकी वजह धांधली है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया रियासती इदारों पर कि वो उनकी तरफ से ये धांधली हुई, सियासी मामलात में मुलव्वस हैं वो, जिसकी वजह से ये रिज़ल्ट सामने आए। जमात ने कहा कि बहुत शदीद उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस हवाले से। ये जो तनक़ीद है रियासत के इदारों के ऊपर, ये मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब भी काफ़ी अरसे से उन्होंने भी इस तरह की गुफ्तगू की है और बहुत सख्त अल्फाज के अंदर तनक़ीद की है। मगर पिछले दिनों में हमें लगा कि शायद ये जो लहजा था इसकी सख्ती में कुछ फ़र्क पड़ गया है। ख़ास तौर से शहबाज शरीफ साहब, जो ऑब्वियसली पार्टी के सदर हैं, उनकी तरफ से इस तरह की गुफ्तगू हुई कि मुफाहमत की जो एक पॉलिसी है उसकी बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी है कि सब इदारे जो है वो एक सफ़े पे हों, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको नवाज़ शरीफ को अगर मनाना भी पड़ा तो वो मना लेंगे।
नवाज़ लीग अब क्या चाहती है, मुज़ाहिमत या मसालिहत? और शहबाज शरीफ एकदम जो ये गायब हो गए हैं मंजर से, क्या इसके पीछे भी कोई पार्टी पॉलिसी के अंदर दोबारा तब्दीली है? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से नेक तमन्नाएं, मरियम नवाज साहिबा का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आई होप कि कुछ ज़्यादा उनको सीरियस सिम्टम्स नहीं है, वैक्सीनेशन वगैरह तो उम्मीद है उनकी हो गई होगी। जी, वैक्सीनेशन मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आज ही टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनका थायराइड के इश्यूज हैं, तो वो शायद उन्होंने वैक्सीनेशन मैं कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने नहीं करवाई हुई बिकॉज ऑफ दिस जी, थायराइड की वजह से। अच्छा जी, उसका कोई आपस में मतलब कि कोई इतने जी ज्यादा अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर, हम सब की तरफ से बेस्ट विशेस फॉर हर। सर, सियालकोट का बाई इलेक्शन आज अभी आप लोगों का जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आपने दूसरी करनी थी आज़ाद जम्मू कश्मीर पे, इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही थी कि आप लोग जुमे को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आप सबूत देंगे जो धांधली हुई है आज़ाद कश्मीर में। तो सर, ये जो सियालकोट का रिजल्ट सामने आया, यहाँ भी अब यही बात होगी? सियालकोट में रिजल्ट आ जाए, उस पर जो भी खराबी हुई वो बात करेंगे। इलेक्शन में एक पार्टी हारती है, एक जीतती है। अगर इलेक्शन फेयर हो, कोई शिकायत नहीं होती। तो सर, आप जब भी हारते हैं आप लोग कहते हैं धांधली। कराची में भी इलेक्शन आप हारे, आपने कहा धांधली। कराची हमने सबूत दिए, यहाँ भी जो सबूत है वो मुहैया कर देंगे, जहाँ भी हुए मुहैया सबूत मुहैया कर देंगे। जो आज़ाद कश्मीर का है वो आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नहीं, जुम्मे को सर, जुम्मे को वो शायद आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है जी, वो उन्होंने एक मीटिंग रखी है, शायद कल रखी है, जुम्मे को रखी है जी, तो वो अपनी को बात करेंगे। नहीं सर, वो कह रहे, पता नहीं, वो कह रहे थे कि शायद हम जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे पास धांधली के हवाले से, वो हम पेश करेंगे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, जो डिटेल्स हैं उनके पास, कल भी बहुत सारी थी, तो वो शायद पेश करेंगे। पर सर, अब ये सॉरी, आई डोंट, इट्स वेरी हार्ड टू नो हाउ टू पुट इट, बट मसला ये है कि लगता है कि जैसे 2013 से 2018 तक हमें पीटीआई ने एक ही चीज़ के ऊपर बात कर करके, गुफ्तगू कर करके धांधली है धांधली है, अब आप लोगों ने भी वही कर लिया। वो एक इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है ना एक बयानिए का, एक बात का, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा दोहराएं। तो अब लग रहा है कि जैसे आपका भी जो धांधली का इल्ज़ाम है वो कुछ वैसा ही है। नहीं, हमारा धांधली का इल्ज़ाम वैसा नहीं है। अब मुल्क में एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि हमने इतना अबूर हासिल कर लिया है इलेक्शन चोरी करने में कि हर इलेक्शन पाकिस्तान का मशकूक होगा। जब तक हम ये, मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ, मैं ये किसी पार्टी के हवाले से नहीं बात कर रहा। मैंने जो हालात देखे हैं 2018 से आज तक, जिस तरह इलेक्टोरल कैप्चर है आज मुल्क के अंदर, स्टेट रियासत मुलव्वस है इलेक्शन चोरी करने में। जब ये हालात होंगे, हमेशा इस हद तक कभी नहीं था। मैं हकीकत से आपको बता रहा हूं। अब तो वोट की इज्जत बिल्कुल सिफर में चली गई है। जो हमने जीबी में देखा, जो हमने आज़ाद कश्मीर में देखा है, इसके बाद तो मुझे तो खतरा है इस बात का कि एक दिन आएगा कि अवाम इन इलेक्शनों को में हिस्सा लेना और मानना छोड़ देंगे कि अवाम की राय का कोई एहतराम नहीं है। अब ये फैसला हो जाता है कि किसने हुकूमत बनानी है। जिस पार्टी की कैंपेन ना हो, जिसके पास उम्मीदवार ना हो, और वो इलेक्शन जीत जाए और सीटें हासिल कर ले, वो कहाँ पर कौन सी सियासत है? किस जमात की आप बात कर रहे हैं सर? मैं अभी जो कश्मीर का इलेक्शन हुआ है, दो जमातें हैं ना जो आपसे, जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। 32% हमने 5 लाख से ज्यादा वोट लिया। जो जमात जीती है 26 सीटें हासिल की हैं, उसकी 6 लाख वोट है। सर, बट ये तो हिस्टोरिकली हमेशा PMLN, अगर आप 90s के इलेक्शन के रिजल्ट्स देख लें, हमेशा PPP का, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली प्रेजेंस मुल्क के अंदर आपसे ज्यादा होती थी, उनका ओवरऑल वोट हमेशा आपसे ज्यादा होता था। मगर आपकी पीपल पार्टी की बात नहीं करता। मैं वैसे कह रही हूँ सर, फर्स्ट पास द पोस्ट में तो ये होता है ना कि आपका वोट, जो उनको वोट हमेशा PPP को आपसे ज्यादा पड़ा, बट क्योंकि आप लोगों को पंजाब में डोमिनेशन होती थी, आप लोग कम लोग खड़े करते थे, बट आप जीतते थे सारे मुल्क में। पीपल पार्टी का जो मामला है वो तो कल नबील कबूल साहब ने खुद बता दिया कि 16 सीटों का वादा किया था, हमने 5 कम दे दी है। कोई बात नहीं है, वादा कर ले जी। आपको किसने रोका है सर? जी, आपको किसने रोका? आप भी बात करके हमने वादे का शौक उतर गया। हमने ही वादों में पड़ते हैं। वो किसी जमाने में जिसको शौक है वो पूरा कर ले। ये हम जहां पर हमारा मुल्क आज पहुंचा है ना,
ये इन्हीं वादों ने किया है, ये इलेक्शन की चोरी ने किया है। हमें ये मानना होगा कि अगर हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होते रहे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जिस दिन हमने ये बात मानी, अगर हम सब मुहिब वतन हैं, हमने ये समझा कि इस मुल्क में आइन की कोई हैसियत है, अवाम की वोट की कोई हैसियत है, अवाम की राय की कोई हैसियत है, तो फिर हमारा मुल्क आगे चलेगा। सर बट ये अब वही तो मैं कह रही हूँ कि वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैज सेट इन। आप हर पिछले 3 साल से सर ये बात करें, देखिए इफ़ आई कैन गिव एन एग्जांपल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर 2013 के बाद ये बात की तो वो तो आके धरना भी उन्होंने दिया, फिर उन्होंने अगर 4 हलकों की बात की तो उन 4 में से 2 हलके तो उन्होंने वहाँ बाई इलेक्शन भी दोबारा करवा दिया। सर आप तो कोई लीगल तरीका नहीं इस्तेमाल करते, आप लोग धरना भी नहीं देते, बस अब वो एक लगता है कि रूटीन बन गई है कि इलेक्शन होगा, उसके बाद पीएमएलएन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और फिर हम जी हमने अपना मौक़िफ़ रखना होता है। मैं फिर ये कहूँगा कि ये हमारे मुल्क के मामलात इतने तल्ख हो चुके हैं कि इलेक्शन ये सिर्फ ट्रूथ कमीशन में आएगा, यानी यह धरना कराने वाले कौन थे ये जरा मालूम कर ले। यहाँ आपने जो स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने करवाया धरना सर? स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट शाया की है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान में, आपने पढ़ी है? मैंने 74 साल में ऐसी कभी बात सुनी नहीं है क्या जो उन्होंने जुडिशरी के बारे में शक पैदा कर दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि देखें, हमें कुछ अब समझना होगा, ये जो हम काम कर रहे हैं ये नहीं चल सकते, ये हमें कबूल करना होगा। हम धरने नहीं करा सकते, हम इलेक्शन चोरी नहीं कर सकते, इन चीज़ों को छोड़ दें। मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इस बात को मान लें। मैं हकीकत से आपसे कह रहा हूँ सर। बट अब यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, वी हैव टू टेक अ ब्रेक है सर, बट नाज़रीन गुफ्तगू जारी रखेंगे हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और हम उनसे बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत पे। सर तो अब फिर क्योंकि जितनी तनकीद आप लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आप लोगों ने मुजफ्फराबाद में हुई, जो आपने बात की या एहसन इकबाल साहब ने बात की, अब फिर वही लोग गुफ्तगू करें कि मुज़ाहिमत इज़ बैक इन फैशन फॉर द पार्टी। मतलब कि आप लोग हक की बात करना मुज़ाहिमत है, इलेक्शन की चोरी की बात करना मुज़ाहिमत है, तो फिर मुज़ाहिमत जारी रहेगी। अगर आइन की बात करना मुज़ाहिमत है, ये पीएमएलएन के 2 बयानिए हैं। हाँ, एक टीवी पर है जो आप पूछती रहती हैं, एक जो हकीकत है, जो बयानिया नवाज शरीफ साहब का है, शहबाज शरीफ साहब का है, मरीम नवाज साहबा का है, मेरा है, सबका है कि वोट को इज्जत दो, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है। सर अब जाती करें, अब थोड़ा सा तो फर्क है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी पार्टी में है। जब वही तो है, कह रही हूँ ना कि वो है ही सही। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे एक तरफ मैंने एक बयानिया बनाया हुआ, दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान। आई विश आई वाज दैट इम्पोर्टेंट। टीवी में आपकी बात मतलब आपके मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी टीवी पे हर एंकर पूछता है जी बयानिया जी, वो नजर नहीं आए भाई, नहीं नजर आए ना सर। हम नजर आते हैं तो वही नजर आते हैं। मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो मैं अपने तौर पर नहीं करता, मुझे मेरे सदर साहब कहते हैं कि आप इस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सर हम यहाँ से कल मुजफ्फराबाद गए उनके कहने पर। नहीं सर, बट सदर साहब जो थे पिछले दिनों में बहुत एक्टिव थे, उन्होंने 1.5 घंटे का खुद इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने खुद बहुत सी बातें की और उसी से तो अब हम निकालते हैं ना वो 2 बयानिए। जब वो खुद कह रहे हैं कि मुझे नवाज शरीफ साहब से बात करनी है और उनको मनाना है, पाँव पढ़ के मनाना है, व्हाटएवर, तो फिर उससे लगता है ना कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पार्टी में। आपके और लोग भी, राना सनाउल्लाह साहब से हमने कुछ दिन पहले बात की, उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजी का फ़र्क है। शहबाज शरीफ साहब एक तरीके से चलना चाहते हैं टू गेट टू द सेम पॉइंट, जहां नवाज शरीफ मगर वो दूसरे तरीके से करना चाहते हैं। अब आप उसको स्ट्रैटेजी कह लें, बयानिया कह लें, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है पार्टी में। वो तो इतना ज़्यादा है हमारी जमात में, इसकी पूरी गुंजाइश मौजूद है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप सारा दिन करें, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया, पार्टी ने फैसला नहीं किया ना, पार्टी ने फैसला कर दिया है। क्या फैसला है सर? पार्टी का फैसला है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। नहीं सर, हम ये धांधली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ये वोट की चोरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे सर? सड़क पे निकलेंगे। हम खड़े हैं ना, हम आज बात कर रहे हैं, हम किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। बड़ा सीधा बयानी है,
हम कोई डील करके सियासत नहीं है, जिसको शौक है वो कर ले डील। इन्हीं डील्स ने पाकिस्तान को यहाँ पहुंचाया। कहते हैं कि किसी को शौक है तो कर ले। जी, जिस जमात को शौक है कर ले। कौन सी? ये जो भी जमातें हैं, मैं ऐसे नाम लूंगा फिर नाराज हो जाते हैं लोग। ठीक नहीं सर, तो आपके ख्याल में आपकी पार्टी के अंदर ये कोई करना नहीं चाह रहा डील? कोई डील नहीं करना चाहता। इस पर पूरी जमात मुत्तफिक है कि डील करने की सियासत से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो सर, जो ये सारा तज्जिया आजकल हो रहा है कि अगर आप लोगों ने इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो आप अगला इलेक्शन भी, इट माइट कॉस्ट यू द नेक्स्ट इलेक्शन, और आपके बहुत से जो शायद इतने हाई प्रोफाइल MNAs या MPAs नहीं हैं वो भी बहुत परेशान हैं और वो भी ये दबाव डालते हैं, और नवाज शरीफ साहब को इस दबाव का एहसास है कि जी अगला इलेक्शन अगर हम नहीं जीतेंगे तो कितनी देर सस्टेन करेंगे ऑपोजिशन में बैठना। इस बात पे कोई हकीकत नहीं है। इस बात पे कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर आपने आज कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे जमातें। हम तो जिस खराबी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मुकाबला कर रहे हैं, अगर उस खराबी का हिस्सा बन जाएं तो हमारे पास क्या रह जाएगा? असूल ही है ना, एक हक का रास्ता है, हम तो वही बात कर रहे हैं। उसमें अगर इलेक्शन में मुश्किल पेश आती है बिल्कुल आए, लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम खड़े होंगे। बट सर, क्या ये डिबेट आपकी पार्टी में हो रही है जो मैंने अभी बात की है? देखिए, मैंने कहा हर किस्म का ओपिनियन पार्टी में आता है। पार्टी के जो 15-20 सीनियर लोग हैं, हमारी जूम पे मीटिंग्स होती हैं, हमारी पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, हर किस्म का ओपिनियन आता है। तो उसके बाद पार्टी एक फैसला करती है। तो फैसला तो नहीं किया ना? फैसला हुआ है, मैंने कह दिया आपको कि PMLN डील करके सियासत में नहीं आएगी, डील करके इक़्तिदार हासिल नहीं करेगी। तो सर, वो जो आजकल नवाज शरीफ साहब फिर खामोश हुए में, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? नहीं, मैंने हमेशा कहा है इलेक्शन ये पॉलिटिक्स सर्कस नहीं होता कि आपने रोज तमाशा लगाना है। नवाज शरीफ साहब ने बात कर दी है, वो पार्टी के अंदर भी अपनी बात करते हैं, अपनी राय देते हैं। क्या राय है उनकी? आज राय यही है कि डील नहीं करनी। जी, कोई डील नहीं है, आइन की बात करनी है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। मतलब कि जलसे करके जो पहले मतलब कि स्पीचेस में नाम वगैरह लेके वो भी नहीं करना, मगर डील भी जो नाम लेने से ले लिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो बात यहाँ एक दफा ही नाम लिए जाते हैं। धांधली पे तो आप लोग हर वक्त ही बोलते रहते हैं। धांधली पे आप भी बोलते हैं, बट वो नाम जो लेने थे वो एक दफे ले लिया। आप कहें तो रोज ले लिया करें। नहीं सर, मैं तो उनका मकसद कोई नहीं है ना। देखिए, मैंने ये कहा सियासत में तमाशा लगाना मकसूद नहीं होता। सियासत में हक की बात करनी, असूल की बात करनी होती है। हम बात कर रहे हैं मुल्क में आइन की, कि हमारा मुल्क अगर उसका निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन, बहुत तनकीद हुई जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहे। एक मुल्क के सदर ने डेलीगेशन भेजा, उसमें एक NSA था जिसने कोई गलत बयान दिया था पाकिस्तान के बारे में। जब वो NSA भी उस डेलीगेशन के हिस्से में चल के आपके पास आ गया और इज्जत के साथ आपकी बात सुनी, उससे मेरे ख्याल है कि मुल्क के मामलात में बेहतरी ही होगी। टाइमिंग का कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? टाइमिंग की कोई बात उसमें नहीं है। ये मामला अफगानिस्तान का है। मेरा ख्याल है कि उस मामले से शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक दूसरे को समझने में बेहतरी हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। बात की नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।